इसलिए साफ ये मानते हैं कि अब मेरे बच्चे क्यों आखिर वो किसी के मातहत रहें, वो हाफिज कुरान बन गए, वो कारी बन गए, वो मौलवी बन गए, वो रसीदे लेके घूम रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। आखिर उनकी क्या गलती? मेरे बच्चों में पढ़ने में कोई सलाहियतों में कमी नहीं है। मदरसे के बच्चों के अंदर एक आम स्कूल के बच्चे से ज़्यादा सलाहियतें हैं। मदरसा जिसे हम कहते हैं, ये एक अरबिक वर्ड है। उम्मीद करता हूँ क्योंकि आपका जो चैनल है वो बहुत लोग उसे देखते हैं, आज वक्त की ज़रूरत है कि हिकमत अमली से काम लिया जाए और सुलह हुदैबिया जैसी शक्ल को इख्तियार करते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर साफ़ नीयत से ये काम किए गए तो बेहतर होंगे। हमारे उस्ताद जो इसमें पढ़ाने वाले होंगे उन्हें अच्छी हैंडसम सैलरी मिले। वो क्यों 8,000, 6,000, 7,000 तक सिमटें? उन्हें क्यों 25,000 रुपये तनख्वाह ना मिले? ये चीज़ों को लाना पड़ेगा ना, हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार निज़ाम खड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पैसा आया सीधा इनके अकाउंट्स में, तनख्वाह सीधा अकाउंट में, कल को दिक्कत ना आए, अच्छी हैंडसम सैलरी मिले। किसी को मजबूर मत करो कि वो बेईमानी करे। तो वो जिम्मेदारी भी हमारी है, कौम के ज़िम्मेदार लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अपने जो आलिम हैं उन्हें इतना तो कम से कम मिले कि वो कोई गलत लाइन के ऊपर इधर उधर से कमाने की उनकी ज़रूरत ना पड़े। वो अपनी नौकरी में इतनी ईमानदारी से सेटिस्फाइड हो कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। और मैं कह रहा हूँ अपने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब शादाब शम्स साहब। आज हम पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपना मसरूफ़ तरीन वक्त उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर हमें दिया। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल चेयरमैन साहब आपसे ये है कि आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, ठीक है, आप मदारिस के ताल्लुक से इस वक्त क्या काम अंजाम दे रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी मुझे मिली है और मेरा मानना है कि जो ज़िम्मेदारी आपको मिलती है पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन आपको करना चाहिए। वही कोशिश की जा रही है। और क्योंकि वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में 117 मदरसे जिसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का है, उसमें हमने तय किया है कि उन मदरसों को हम मॉडर्न मदरसा बनाएंगे और मॉडर्न एजुकेशन उस मदरसे में आए। तो इसलिए हमने तय किया है कि हम 117 मदरसे में अब मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान के साथ साथ वो NCERT का सिलेबस भी पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम सिलेबस वो पढ़ के आगे आएगा और मेरा बच्चा अब डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, फ़िलासफ़र भी बनेगा। हाफिज़ कुरान, दिल में कुरान हो और उसके साथ साथ हम दुनिया के किसी शोबे में निकल जाएं। मैं कह रहा हूं कि साइंटिस्ट भी बनेगा इन मदरसों से निकला हुआ बच्चा और APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चलते हुए देश को, मुल्क को ताकत देगा। क्योंकि हम तो हिब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान के मानने वाले हैं। वतन से मोहब्बत आधा ईमान है और हम इसलिए साफ ये मानते हैं कि अब मेरे बच्चे क्यों आखिर वो किसी के मातहत रहें, वो हाफिज कुरान बन गए, वो कारी बन गए, वो मौलवी बन गए, वो रसीदे लेके घूम रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। आखिर उनकी क्या गलती? मेरे बच्चों में पढ़ने में कोई सलाहियतों में कमी नहीं है। मदरसे के बच्चों के अंदर एक आम स्कूल के बच्चे से ज़्यादा सलाहियतें हैं। मदरसा जिसे हम कहते हैं, ये एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। मदरसे में आप जब अरब में जाते हैं, अरब में बच्चा पूछता है मॉम आई एम गोइंग टू मदरसा, मैं मदरसा जा रहा हूँ, तो मदरसा मतलब स्कूल जा रहा हूँ। और हम ये कहते हैं कि जो इंग्लिश पढ़ेगा, जो हिंदी पढ़ेगा, जो अलग अलग भाषाएं पढ़ेगा, मैंने कहा NCERT के सिलेबस में संस्कृत आती है, हम तो अपने बच्चे को संस्कृत भी पढ़ाएंगे। मेरा बच्चा जो फिजिक्स का एक्सपर्ट होगा वो इंजीनियर बनेगा, जो केमिस्ट्री का एक्सपर्ट होगा वो साइंटिस्ट बनेगा, बायो का एक्सपर्ट होगा डॉक्टर बनेगा, जो संस्कृत का एक्सपर्ट होगा वो चतुर्वेदी बनेगा। मैं कह रहा हूं हम तो सब कुछ पढ़ेंगे। मेरे नबी ने कहा था अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो जाओ। क्या चीन में मदरसे थे? चीन में कोई आलिम बैठे थे? कोई नबी थे? नहीं, इल्म हासिल करना था। और जिसके पास इल्म नहीं है, मेरे नबी के ऊपर तो पहली आयत भी नाज़िल हुई, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। अब हम वो पढ़ाई जो हमें पढ़नी थी हम तो भूल गए, हम बट गए। दीनी तालीम, दुनियावी तालीम। अरे दीनी तालीम, दुनियावी तालीम कुछ होती नहीं है। तालीम सिर्फ तालीम होती है। कुरान के अंदर पूरा का पूरा केमिस्ट्री मौजूद, कुरान के अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स मौजूद, कुरान के अंदर पूरा का पूरा साइंस मौजूद, सब कुछ तो कुरान में है। जमीन से लेके आसमान तक का जिक्र कुरान में है। जमीन के अंदर कैसे जमीन को किस तल पे बिछाया गया, कितने हिस्से पानी, कितने हिस्से जमीन, किस तरह से चांद के ऊपर आपने यहीं से बैठ के पेशन गोई कर दी, कैसे, सब कुछ तो कुरान ने हमें बता रखा है। लेकिन हम कुरान को समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम इल्म से वाकिफ नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है। और मुझे लगता है कि अपने बच्चों को काबिल बनाएंगे ना,
इतना काबिल बनाएंगे कि लोग दूर दूर से आएंगे। बड़ी बड़ी हदीसें मैंने सुनी कि एक वक्त ऐसा आएगा, बड़े आलिमों ने बताया कि एक वक्त ऐसा आएगा हमारे पास ऐसे आलिम होंगे जिस भाषा में उनसे सवाल पूछोगे उसमें जवाब देंगे, साइंस में पूछोगे तो साइंस में जवाब देंगे, मैथ्स में पूछोगे तो मैथ्स में जवाब देंगे। ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। शुरुआत होगी इन मॉडर्न मदरसों से। और मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों मेरे बच्चों को कब तक ज़मीन पर बैठ के पढ़ेंगे? आप नूरा यूनिवर्सिटी जाइए, सऊदी अरब की, जो रियाद में है, आपको पता चलेगा वहाँ तो कुरान को टेबल चेयर पे बैठ के इज्जत के साथ पढ़ते हैं। तो कोई दिक्कत थोड़ी है कि कुरान को क्या ऊपर बैठ के नहीं पढ़ सकते आप। वो एक हिदायत की किताब है और हमें हमेशा के लिए वो रोशनी देती है, सिरातुल मुस्तकीम पे चलने का रास्ता बताती है। तो हमें हमेशा इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। इस्लाम को जितना छोटा कर दिया गया उतना छोटा मन था नहीं, और हम आज भी कहते हैं हमें मन बड़ा करने की ज़रूरत है। अपने बेटों को, अपनी बेटियों को खुला आसमान देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे जाएं। हम तो इसमें भी जो मॉडर्न मदरसा बना रहे हैं, इसमें मोहतमिम साहब के अंडर में 2 सेक्शन होंगे, एक दीनी सेक्शन, एक दुनियावी सेक्शन। मदारिस का मामला में बनात होगी, लड़कियों के लिए अलग होगी, लड़कों के लिए मदरसा होगा, और दीनी तालीम का दर्स दिया जाएगा, और इधर फिर NCERT का सिलेबस, साथ साथ पैरेलल दोनों को लेके चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर साफ नियत से ये काम किए गए तो बेहतर होंगे। हमारे उस्ताद जो इसमें पढ़ाने वाले होंगे उन्हें अच्छी हैंडसम सैलरी मिले। वो क्यों 8,000, 6,000, 7,000 तक सिमटें? उन्हें क्यों 25,000 रुपये तनख्वाह ना मिले? ये चीज़ों को लाना पड़ेगा ना। ये लाएंगे कैसे? हमने कहा इसलिए कि अवकाफ की प्रॉपर्टियों को, इसकी इनकम को बढ़ाएंगे और इसकी इनकम से सीधे इन मॉडर्न मदरसों को जोड़ेंगे। हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार निज़ाम खड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पैसा आया सीधा इनके अकाउंट्स में, तनख्वाह सीधा अकाउंट में। कल को दिक्कत ना आए, अच्छी हैंडसम सैलरी मिले। किसी को मजबूर मत करो कि वो बेईमानी करे। तो वो जिम्मेदारी भी हमारी है, कौम के ज़िम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने जो आलिम हैं उन्हें इतना तो कम से कम मिले कि वो कोई गलत लाइन के ऊपर इधर उधर से कमाने की उनकी ज़रूरत ना पड़े। वो अपनी नौकरी में इतनी ईमानदारी से सेटिस्फाइड हो कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। और मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, दीन भी पढ़ाएं, दुनिया भी पढ़ाएं, साथ साथ चलेंगे तो मुझे लगता है मुल्क के लिए भी हम बेहतर कर पाएंगे। और हिंदुस्तान के बारे में कहा गया था कि मेरे नबी को हिंद की तरफ से ठंडी हवा की खुशबू आती थी और ठंडी हवा के झोंके आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हिंद की तरफ से हमेशा अमन का गहवारा है हिंद। तो मुझे लगता है कि हमें उस बात को भी समझना पड़ेगा। अब मैं लखनऊ में घूम रहा था, अचानक एक शेर बन गया, हमसे अपने हुए हैं दूर चलो यूं कर लें, आओ इस कौम के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो आज कौम को पढ़ाने की ज़रूरत है। और क्या पढ़ाने की ज़रूरत है? सब कुछ। हम सब कुछ पढ़ाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी वो पढ़ाएंगे ना, अपने बच्चों को काबिल बनाएंगे, लायक बनाएंगे, जो ताकत दे सकें। मेरा बच्चा क्या आर्मी में नहीं जाएगा? मेरा बच्चा आर्मी में भी जाएगा, इंटेलिजेंस में भी जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जाएगा। वो सब कुछ करेगा ना, मुल्क के लिए पूरी ताकत से वफादारी के साथ खड़ा होगा और कहेगा हम वफादार हिंदी हैं। आखिर हम तो अरब नहीं है ना, हम तो अफ़गान नहीं है ना, हम तो हिंदी हैं, हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। तो जो हम ये मानते हैं कि आज देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारा कद दुनिया में बढ़ा है, आज हिंदुस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में बढ़ी। तो आज भारत एक महाशक्ति बनने जा रहा है। उसमें क्या मेरे बच्चों का हक नहीं होगा? क्या मेरे बच्चों का रोल ना हो, मेरे आलिमों का रोल ना हो कि जब मेरा मुल्क तरक्की करे उसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। हम दुनिया में विश्वगुरु बने, दुनिया में लोग कहें कि हिंदी से बढ़िया कोई नहीं है, हिंदी से ईमानदार कोई नहीं है, हिंदी से अच्छा कोई नहीं है। तो उसमें हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए हमें आज ईमानदार कोशिश की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमारे जो मदरसों के उस्ताद हैं या जो हमारे बच्चे हैं, इनमें वो सलाहियतें हैं। अगर उस्ताद भी अपनी ईमानदारी पे आ जाएं तो मैं बचपन में सुनता था, अरबी निकाले चर्बी, फारसी निकाले तेल, हिंदी तो कुछ है भी, इंग्लिश रेला पेल। तो इस तरह की बातें बचपन में, तो कितनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को हम पढ़ सकते हैं, तो क्या बाकी लैंग्वेजेस नहीं पढ़ सकते? मेरा बच्चा जो हाफिज़ कुरान, इतनी बड़ी कुरान को वो बाय हार्ट लर्न कर सकता है, तो उसके लिए क्वेश्चन आंसर्स को याद करना तो बहुत ईजी है। मेरे बच्चे तो टॉपर्स निकलेंगे अगर उन्हें ईमानदारी से हमने सही दिशा दे दी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त हमारा होगा, हम मिलकर बेहतर काम करेंगे और सब मिलकर कुछ अच्छा करेंगे ना। और मुझे उम्मीद है कि अगर ईमानदार से उलेमाए हक साथ आ गए तो हम बहुत कुछ करने की हिम्मत में होंगे, बहुत कुछ करने की पोजीशन में होंगे। हमें भी साथ की ज़रूरत है
अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए आलिमों को भी हमारी नीयतों पे शक करना बंद करना पड़ेगा। उन्हें भी ईमानदारी के साथ जो राजनीतिकरण होता है, कई बार हमारे यहाँ हम अंदर रहते हैं तो पॉलिटिक्स हो जाती है, फला की सरकार है, फला पार्टी के लोग हैं, इससे नहीं चलेगा। मैं भी उतना ही मुसलमान हूँ जितना कि ओवैसी साहब हैं, जितना कि दूसरे। जितनी चिंता दूसरे लोगों को अपनी कौम के बच्चों की होगी उतनी मुझे भी है। तो हमारी नीयतों पे शक ना करें। हम साफ मन से कौम की खिदमत करना चाहते हैं, हम भी अपनी आखिरत सुधारना चाहते हैं, लेकिन मिल के होगा ये काम। ये सिर्फ सवाल उठाने से नहीं होगा। हमारे किरदारों पे लोग सवाल उठाते रहें, हम जो कुछ करें उन पे सवाल उठाते रहें, इससे नहीं होगा। ये सियासत है। सियासत में कुछ लोग उधर रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ भी हैं तो हमारी बात में हमारी बातों का वज़न बढ़ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपका जो चैनल है वो बहुत लोग उसे देखते हैं। आज वक्त की ज़रूरत है कि हिकमत अमली से काम लिया जाए और सुलह हुदैबिया जैसी शक्ल को इख्तियार करते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरे कम शब्दों को अगर ज़्यादा गहराई से लोग समझेंगे तो मुझे लगता है कि आज ये अमन का गहवारा है जो मेरा मुल्क है, इसे अमन से ही चलाएंगे और मिलकर एक खूबसूरत गुलदस्ता हम बनाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि नफ़रतों को कभी नफ़रतों से नहीं हराया जा सकता। नफ़रतों को हराने के लिए आपको मोहब्बत बांटनी पड़ेगी और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमसे नफ़रत कर सके। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा जो हमसे नफ़रत कर सके। हम मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं और हमारा पैगाम भी मोहब्बत का है। और मैं तो ये कहता हूँ, हम न खंजर न शूल रखते हैं, प्यार वाले उसूल रखते हैं, नफ़रत गैर को मुबारक हो, हम तो हाथों में फूल रखते हैं। इसलिए मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कमल का फूल है। तो हम तो फूल वाले लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं और इसलिए प्यार से चलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर प्यार से हम लोग चलेंगे तो एक खूबसूरत भारत, एक खूबसूरत हिंदुस्तान कैसा होगा वो उसकी तामीर ज़रूर की जाएगी।